जब सेना करवा रही है तो सेना की आंखों में आंखें डाल के बात करो, सेना का नाम लेके मेंशन करके बात करो कि दहशतगर्द हमारी आर्मी है, दहशतगर्द जो है वो हमारी आईएसआई है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खारिज का बुज़दिलाना हमला। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। भारत इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है और भारत की तरफ से एक जानिब तो एडवेंचर का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किए जाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। इंतहाई तकलीफदेह है कि हमने एक अदद ट्रॉली देखी, वो ट्रॉली जो शायद कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। बड़े हिंदुस्तान के तुम लोग लाडले हो, प्यारा है हिंदुस्तान तुम लोगों को, पड़ोसी देश अफगानिस्तान प्यारा है, तो फिर आईएसआई के ऊपर वीडियो बनाओ। बड़े हरामी तो वही हैं। एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट होना है, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा इसका कि पाकिस्तान की जो बाकी मानदा को थोड़ी बहुत बच गई है ना सालमियत, वो खत्म हो जाएगी। पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह से। सबसे बड़ा झूठ जो हमसे बोला जाता है और ये अस्करी झूठ है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान तो पहले ही टूट चुका है और बाकी मानदा को तोड़ने की ये जर्नैल हजरात पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितनी इज्जत और पजीराई उन्हें यहाँ मिली है उसके ऊपर जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज़ किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। तो पीओके अब हम लेकर रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो सिर्फ एक टेरर हब था अब तक, वो साथ में हमारे लिए रोड ब्लॉक भी है। जो भारत की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी है उसके बीच में अगर कोई पत्थर है, नमस्कार तो दोस्तों, पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कश्मीर के अंदर मतलब कि भारत की तरफ जो कश्मीर है वहाँ पर अलग अलग नाम से आए दिन वो आतंकवादी संगठन खड़े किए जाते थे, क्योंकि लश्कर तोयबा और ये जो दूसरा संगठन था उसको बैन किया गया तो वही सारे लोग दूसरा संगठन बना देते थे। जैसे पहलगाम में बात आई थी द रेजिस्टेंट फोर्स TRF, लेकिन सबको पता है, सबको यहाँ पर हमने पूरी तरीके से साबित कर दिया कि देखिए आखिरकार इन सिचुएशन में था कौन। अब जो भी बात हो, यहाँ पर भी यही हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी आए दिन नए नए ग्रुप बन रहे हैं और सबको ये एक्साइटमेंट है कि भी पाकिस्तान को ठोकेगा कौन और सबसे ज़्यादा कौन ठोकेगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के जो आर्मी है उस पर हमला हुआ था और 16 से लेकर कहा जा रहा है कि तकरीबन 29 जितने जो सैनिक हैं उनको ठोक दिया गया है, उनको मार दिया गया है। और जब इस टाइप की बात हो तो ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर कैसा कोहराम होगा। पाकिस्तान का एक स्टेट, वन ऑफ द बिग स्टेट, नॉट वन ऑफ द बिग स्टेट, द बिगेस्ट स्टेट, जो तकरीबन 40 से 42% लैंड कवर करता है, अब वो पाकिस्तान की आम जनता वहाँ पर जा ही नहीं सकती। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना
खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियां सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफगान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे। भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सेठी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफ़ी कंसर्न थे। सेठी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी अ बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी, और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करें। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। और यही वजह है कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे हमें पता चला था कि तकरीबन 1.5 लाख बंदा पाकिस्तानी बेलारूस जाएगा, 1.5 लाख बंदा। इसी तरह रशिया जो है वो भी तकरीबन 1 मिलियन, यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए, बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई है, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में अंदर। और आप देखिए कि इस साल का जो आखिर है उसमें स्पेशलिस्ट इंडिया से जाएंगे और वो डिफरेंट जगहों पे वो जाएंगे।
सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बातें चली थी कि जब मोदी साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, तो पुतिन को बुरा लगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया रिमेन्ड न्यूट्रल इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं आप बात? दोनों साइड्स ने एक दूसरे को झटका लगवाया, दोनों साइड्स ने एक दूसरे को बताया। आपको पता है जो बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है इफ जो मैंने देखी है अभी तक 2024-25 में, 2024-25 में, दैट इज अबाउट $68 बिलियन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और रिमेंबर बिफोर वॉर इन रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले ये $8 अरब थे। सो इन 2021 तक जो थी ये जो बायलैटरल ट्रेड थी दैट वाज $8 बिलियन। ये जो बाकी का $60 अरब है, इसका तेल इंडिया ने खरीदा है $60 बिलियन। हालांकि जो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स एक्सपोर्ट टू रशिया, दे आर $4.6 बिलियन। जो इंपोर्ट है दैट इज $61 बिलियन। लार्जली सारे का सारा जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ये इस तरह फर्टिलाइजर वगैरह। और रशिया के ऊपर डिस्काउंटेड क्रूड एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इंडिया वही ₹2 की चीज लेके ₹4 की बेच रहा है। सो ये एक चीज दैट इज वेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड। और भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो $85 बिलियन सालाना ये जंगी बजट था, और ये साल से चला आ रहा है। अब उसमें भी इजाफा हो गया। ये इजाफा एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान शदीद मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और इसने अपने मजमूई दिफाई अखराजात में 7% कमी की है। तो नया दिफाई बजट जो है 2.55 ट्रिलियन रुपए का है, तकरीबन $9 बिलियन। और पिछले 5 सालों में पाकिस्तान को 81% हथियार चाइना से फराहम किए गए। J-35 वे 5th जनरेशन के तैयारे पहले 2 साल में पाकिस्तान आने थे। हंगामी बुनियादों पे ये तैयारे शायद चंद हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। तो पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इनके द्वारा चीन के बाद कुछ खास टेक्नोलॉजीज जो हैं उनकी भी पाकिस्तान मुंतकली हो रही है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, 11 गुना ज्यादा है, और ये मुसलसल बढ़ रहा है। इसके लिए आप समझे कि भारत का बजट जो है तकरीबन $85 बिलियन है, और ये हर साल जो है तकरीबन 10% बढ़ जाता है। देखो, यू कांट थ्रेटन रशिया विथ सैंक्शंस बिकॉज तुम्हारा ट्रेड का क्वांटम बहुत ज्यादा कम है यार। यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। पता नहीं ट्रंप को किसने स्टोरी सुना दी है कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर थर कांपेगा। अच्छा, ये वही हथियार इस्तेमाल करता है टैरिफ का। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज स्लोली स्टार्टेड नॉट रिएक्टिंग टू ट्रंप। बोले यार तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को जैसा करना है कर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया ये कह रही है, नहीं। Some countries are diplomatically trying to solve the issue. Some countries like India, they are saying diplomatically. इंडिया का ये है कि साहब ट्रंप जो बकवास करता है ना, तुम कुछ मत बोलो अपनी तरफ से, ये परसों कुछ और बोल देगा, नरसों कुछ और बोल देगा। बाय द टाइम इंडिया से ट्रंप ने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, जब तक इंडिया अपना रिस्पॉन्स करेगा ना तैयार कि अब हम ट्रंप को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कुछ और कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 5% टैरिफ लगाऊंगा, मैं 500 नहीं लगाऊंगा। अब बताओ, ये कुछ भी कर सकता है आदमी, तो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, इसको जो करना है करने दो, ठीक है। दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना, उन्होंने बोला है कि जैसी तुम्हारी खुशी वैसे करो यार, हमें क्यों धमका रहे हो, राइट। यहां पे रशिया कह रहा है कि ठीक है तुझे जो करना है कर भाई, यू विश टू पुट सैंक्शंस ऑन अस, यू पुट सैंक्शंस ऑन अस। और अब ये बात आ रही है कि सिर्फ 3.2 बिलियन की ट्रेड है, इसमें क्या ही लगाएगा यार वो, ये कौन सा टैरिफ लगा देगा 100% इसमें, और इसमें क्या नुकसान हो जाएगा, नुकसान क्या हो जाएगा इसमें। और दोस्तों ये जो है ये हमने लिया है एनडीटीवी वर्ल्ड से। ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो रट है, ये सेक्रेटरी जनरल नेटो का मार्क रट, ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है। मैं ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का
गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये कहता है, मार्क रट्स कमेंट केम अ डे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्ड बाइटिंग सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ 100% ऑन द बायर्स ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स अनलेस देयर इज अ पीस डील इन 50 डेज। अब इसने 50 डेज बोल दिया। और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है? पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध तास मुआहिदा असल निशाना है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। क्या अपनी माँ के कपड़े फाड़ते हो यार? सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी माँ को। मसला ये है कि वो चाहते हैं, दे वांट टू विश अवे पाकिस्तान के, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अभी उनके पास जो कैपेबिलिटी है मिलिटरीली इस वक्त वो आपसे ज्यादा है। जब हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है, वो काफी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है। मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक में थे। अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन। मैं डीएनए पे बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूँ। रशिया देने को तैयार है, न केवल देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि साहब कि आप तो इसका प्रोडक्शन करो, ज्वाइंट प्रोडक्शन करो। S-500 का प्रोडक्शन भी हम आपको साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है और हम Su-57 का भी आपके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। एक जंग आगे आपको नजर आ रही है, ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं, हाँ न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि S-400 के बाद S-500 का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो, और ये बात की भी पूरी संभावना है कि सबसे पहला S-500 जो रशिया है वो इंडिया को बेचे। देखिए, रेंज बढ़ गई है। S-400 की जितनी रेंज थी शायद 300 से 400 किलोमीटर की रेंज है, तो S-500 की रेंज उससे भी ज़्यादा हो गई है, एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो S-300 भी मार्केट में है, हमारे पास S-400 है लेकिन S-300 भी है, तो उससे बेटर वर्जन S-400 और उससे बेटर वर्जन S-500। अब बात यहाँ पर हो रही है कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करें। अब ज़रा सोचिए आप कि मतलब कि ये जो S-500 जो मतलब उसको US भी टक्कर नहीं दे पा रहा है, ऐसी सिस्टम है उनके पास। और ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि रशिया उस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन आप कह सकते हो। वो फाइटर जेट की भी बात हो रही थी, उसमें भी रशिया ने कहा था कि हम जो है वो सोर्स कोड उसका शेयर करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे।
पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में, और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर, यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है, यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो, 7 S-400, 2 S-500, और फिर निचले रेंज में, यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है, जो बड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि साहब की सुखोई 57 जो है, स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI, उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के, और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके, और हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है, वो काफ़ी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है, और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है, और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये जो आर्म्स रेस चल रही है, वेदर हम हैं या दूसरे हैं, हम क्यों इस रेस के अंदर हैं? क्योंकि एक इनएविटेबल एक जंग आगे आपको नजर आ रही है। ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। सही जंग अभी किसी ने नहीं देखी। सही जंग अभी आपको आगे नजर आएगी, अनलेस, जो आप सवाल अब कर रहे हैं कि अनलेस इसमें इंटरनेशनल पावर्स टू बी वो कोई अच्छे तरीके से इंटरवीन करें, या इन लेटर इन स्पिरिट जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर नहीं, जो उन्होंने इसका कहा था इसराइल और इसका पैलेस्टीनियंस का या ईरान का, तो वो उसको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत ईरान, इसराइल और गाजा। This is more dangerous than even than the Ukraine war. तो इस चीज़ को, ये एक आपका एक टाइम बॉम्ब है। ये टाइम बॉम्ब के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों वो फरीक नहीं है, इसके अंदर पूरा साउथ एशिया से पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अगर अभी हम एक सीरियस, मैं तो कहूँगा कि एक नेगोशिएशंस कर लो, या पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर चाहिए कि जो कि उसने भी किया है विद 2 डेलीगेशंस ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल, आप अपना केस जाके इंटरनेशनल पोडियम्स के ऊपर प्लीज प्लीड करें। वो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। आप मिस्टर बिलावल भुट्टो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार कहते रहे हैं, एंड ट्रंप ने भी कहा उनको, बट दे हैव सिंपली रिफ्यूज्ड, बिकॉज वो इस पर तुले हुए हैं एज अ पॉलिसी। आपने कहा मसला क्या, तो मसला ये है कि वो चाहते हैं, दे वांट टू विश अवे पाकिस्तान, के पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अभी उनके पास जो कैपेबिलिटी है मिलिटरीली इस वक्त, वो आपसे ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा होने का मतलब, जिस तरह आपने इसराइल ईरान वॉर में भी देखा है, अमेरिका की इतनी जंगों में भी देखा कि खाली साइज तो मैटर करता है, बट खाली वो दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन वॉर। वॉर में बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया की पॉलिसी क्लियर है कि उन्होंने अब पानी भी नहीं छोड़ देना आपको, और उसके अलावा जो अभी यहाँ तक खबर चल रही थी कि जी वो ये जो यूक्रेन ने रशिया में डीप अटैक कराया था ड्रोन्स के साथ रशिया की एयर बेसिस पे, या इसराइल ने ईरान में शुरू में जो किया, दे वांट टू एम्यूलेट दैट। इस तरह का कोई वो टेररिज्म, मतलब किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ड्रोन्स देके पाकिस्तान के अंदर अटैक कराना चाहते हैं ये, और वो नेटवर्क हमने पकड़ा भी है ब्रिगेडियर साहब, और कराची के अंदर, गवादर के अंदर। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, और उनका जो मेन टारगेट है वो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, जिसपे बलूचिस्तान, KPK और उसके लिए।
तो अभी अब कहने का मतलब है कि उधर से तो क्लियर है। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मार है मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। He went from the public schools. Iran opens its airspace for India. The first batch of students opened its otherwise closed airspace exclusively for Indian evacuation flights. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुश्किल का शिकार हैं। ये बात अपनी जगह पर सही है कि इंडिया ने बड़ी एक कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए वहां से 2 फ्लाइट्स के जरिए कहा जा रहा है कि कुछ 600-700 के करीब स्टूडेंट्स निकाल कर वो ले आए हैं और अपने मुल्क वापस पहुंचा दिए। इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। आपकी फौज बिकाऊ फौज है, जनरल्स करप्ट जनरल्स हैं। आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने निहत्ते लोगों को मार सकती है। बाकी न ये इजराइल से लड़ने के जोगे है, न इंडिया से लड़ने के जोगे है। ये फौज आपकी भाड़े की फौज है। फिर से एक बार मौका है, आ जाओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, फ्री में यहाँ सब कुछ मिलेगा। लिटरली आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रम्प बाबू ने बैक ट्रैक ये कह किया कि नहीं मोदी ने भारत की तरफ से रोका और मैंने पाकिस्तान की तरफ से रुकवाया। उन्होंने ये पूरा क्लेम कर दिया कि वो पाकिस्तान को ओन करते हैं और पाकिस्तान में आसिम मुनीर वहाँ बैठा हुआ इस बात को कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहा है। ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें तब भी जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। बिल्कुल अरफाना जी, आपने बहुत अच्छी बात की और जैसे आपने पीओके की बात की जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम मोदी का नारा लगाएंगे और उन्होंने ये अपनी गवर्नमेंट को ये साफ अल्फाजों में कह दिया। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर कर, जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है। पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहाँ सैल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में कि इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ उस लेवल के बढ़ चुके हैं कि ईरान का एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रिलेशन होना चाहिए था उसका पाकिस्तान के साथ, वो मुस्लिम उम्मा के मतलब के तौर तरीक़ों से अगर आप देखो तो। लेकिन ईरान को रद्दी भर भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि आज वो बोलेगा कि ईरान हमारा भाई और कल अमेरिका के गोद में जाकर बैठ जाएगा। अब देखिए, अमेरिकन सैंक्शंस ना होते ना तो इंडिया और ईरान का रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुका होता, हालांकि अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि रिलेशन इस हिसाब से स्ट्रांग है कि पिछले दिनों जब इजराइल और ईरान की जो शॉर्ट ऑफ वॉर हो चुकी थी तो उसमें ईरान के अंदर अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर रहते हैं। तो जैसे इंडिया ने यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स जो थे वो वहाँ से कैसे भी करके ले आए थे वापस, यहाँ से भी हमको लाना था, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर स्टॉप हो गई और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खुला एयर स्पेस दिया गया, क्योंकि जब इस टाइप की सिचुएशन होती है एयर स्पेस नहीं चलता है, हम सबको पता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें तब भी जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामला का खुद जिम्मेदार होगा। और अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट टाउट हैं वो एतराज कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये केसेस भी मांगे गए हैं, जमीनी मामला भी मांगे गए हैं, समुद्र के मामला भी मांगे गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये आप गलत खबर शाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। चलें, अगर ये गलत हुआ तो हम माजरत कर लेंगे, 2-4-5 दिन सब कुछ नजर आ जाएगा कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविजन सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानीखेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो इसराइली हमलों के बाद और फिर जो ईरान का बड़ा भरपूर जवाब भी है, दोनों के भरपूर है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद ट्रंप के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं, उनका नाम विटकॉफ है, मिस्टर विटकॉफ, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुतअद्दिद राब्ते किए हैं। विटकॉफ ने मुज़ाकरात और सफारती हल की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो मिस्टर अरागची हैं उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। भाड़े की फौज है आपकी कोई दीन की फौज नहीं, कोई इस्लाम की फौज नहीं। आपका बम कोई इस्लामी बम नहीं। अगर तुम्हारा बम इस्लामी बम है तो कब यूज होगा ये बताओ, कब यूज होगा? पूरे ईरान के अंदर घुस करके मार रहे हैं, कब यूज होगा वो? तो आपका बम भी कोई इस्लामिक बम नहीं है। वो बम का जो बटन है वो बटन अमेरिका के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये जो इल्यूजन में थे आपका इल्यूजन दूर कर रहा है आसिम मुनीर। ईरान वॉर में, अफगानिस्तान वॉर में किया मुशर्रफ ने,
अब इस वॉर में ये दूर कर रहा है। बड़ी बड़ी कहानियां किससे आप छोड़ दें, आपकी फौज बिकाऊ फौज है, जनरल्स करप्ट जनरल्स हैं, आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने निहत्थे लोगों को मार सकती है, बाकी न ये इजराइल से लड़ने के जोगे है न इंडिया से लड़ने के जोगे है। ये फौज आपकी भाड़े की फौज है। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर कर, जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहां सल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास पे आकर के। ये आपकी फौज की औकात है। तो बाकी हमारे जो भाई हैं, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल आपके सपोर्ट से चलता है। और एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी, मैं वो क्लियर कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला कि भाई मोदी जी को बुला रहे थे कि भाई मोदी जी, और मोदी जी ने स्नब कर दिया, नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट किसी को बुला रहा है और सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरफ मोदी जी को बिठाया जाए और सामने आसिम मुनीर को बिठाया जाए और वो बैठ के बीच में चौधरी की तरह चौधराहट करे। ये बात मोदी जी को पता थी। और आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे, ये मोदी जी क्या इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी, तो वो उन्होंने इसलिए मना कर दिया। दूसरी बात कि कहते हैं ट्रेड डील्स, हम बिजनेस डील, मैंने कल इसके बारे में ट्वीट भी किया था, आज फिर बता देता हूं। ये जो गलतफहमी है ना अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ट्रेड डील करके हर चीज सॉल्व हो जाती है। देखिए, इंडिया की जो डिग्निटी है, हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो किसी ट्रेड डील पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइसलेस होते हैं। और ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता थी। जस्ट बिकॉज वो एक गुजराती हैं, तो ये समझ लेना कि एक गुजराती आदमी उसको बढ़िया डील दे देंगे, उसको बढ़िया बिजनेस दे देंगे, तो ये अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। पिछले 24 घंटे में टीटीपी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुल मिला के 16 हमले किए हैं। उसमें से 20 से अधिक पाकिस्तान के सिपाही और अफसर मार दिए हैं। अच्छा, और हमले भी कैसे किए हैं? ड्रोन से हमले किए हैं। इन 16 हमलों में से तो कुछ हमले ऐसे हैं जो टीटीपी ने ड्रोन से किए हैं। अब पाकिस्तान के एयर डिफेंस की क्या स्थिति है, आप इसी से समझ सकते हैं कि टीटीपी आराम से अपने ड्रोन उड़ा रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में और जम के हमले कर रहा है, और इनके भाई लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं कचरे की तरह। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर मियाँ जो हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ? अमेरिका में। अच्छा, दूसरा और जो फॉल आउट था वो भी आ गया है सामने। देखिए, मेरी जो भविष्यवाणी थी वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, मैंने कोई कुंडली देख के नहीं कही थी। ये जो कुछ भी कहा था वो विश्लेषण था। कुछ लोग अपने विश्लेषण को भविष्यवाणी बता देते हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण था और वो पूरी की पूरी तरह जो स्थिति है उसको आकलन करके ये कहा गया था। और आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भाई जो चाइना, कुछ दिन पहले क्या, जो सवेरे वाला जो वीडियो था उसी में बताया था आपको कि भाई चाइना जो है वो भी नाराज़ हो गया है पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना ये उम्मीद कर रहा था कि भाई जो यूएस के कुछ सीक्रेट्स हैं या यूएस से अभी मांग कर रहा है पाकिस्तान कि भाई हमको थोड़ा एयर डिफेंस दिया जाए, हमको कुछ और दिया जाए। यूएस इस पर जो है वो कह तो रहा है, ऊपर से आपको पता है ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप की बात का मजाक पाकिस्तान में स्वयं लोग उड़ा रहे हैं। उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो चैनल्स पर जाकर और यूट्यूब पे जाकर ये कह रहे हैं कि भाई ये ट्रंप जो है वो दिन में 4 बार बात बदलता है, और ये अगर आज ये कह भी दे कि साहब हम आपको मॉडर्न वेपनरी दे देंगे, इसका क्या भरोसा है। और मॉडर्न वेपनरी देने के चक्कर में ये हमारे ऊपर क्या कंडीशंस लगाएगा, हमारे कौन से टेररिस्ट को कहेगा कि हमको हैंडओवर कर दो, या कल को ये भी कह देगा कि साहब आप अपने टेररिस्ट को भारत को हैंडओवर कर दो, क्योंकि मोदी से भी बहुत काम है।